हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्काईपैड एजू में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं AHC ARO 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। तो जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में है वो इन क्वेश्चन को पढ़कर एक बार ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा इनसे कि आपको क्या चीज़ आपकी अच्छी है और क्या चीज़ आपकी वीक है, जहाँ पर आपको काम करना है। तो चलते हैं दोस्तों, 16 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है केसी नियोगी। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का आधार क्या है? किस आधार पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है? तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या इसका आधार है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? यानी कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है क्लीमेंट एटली। एक क्वेश्चन दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित था, वो क्वेश्चन मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1952। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रत्यक्ष कर के लिए कौन सी समिति है? दोस्तों ऑप्शंस में 4 समितियों का नाम था, उसमें चलैया समिति, रेखी समिति, सरकारिया, ये सब समितियां थी, और इसका आंसर है रेखी समिति। रेखी समिति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव कब संपन्न हुआ? यानी कि जिस समय 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पेपर में वो है, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 11, किसके काल में डाक टिकट जारी किया गया? यानी कि जिस समय डाक टिकट को जारी किया गया उस समय यहाँ पर डलहौजी थे, वेलेस्ली थे, हेस्टिंग्स थे, कौन थे? ये ऑप्शंस में नाम थे, तो इसका आंसर है डलहौजी। वहीं अगर डाक सेवा की बात करें तो इसका शायद हेस्टिंग्स होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग किसके स्थान पर बनाया गया है? नीति आयोग नरेंद्र मोदी सरकार में बनाया गया है, आप सभी जानते हैं, और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भारत की कोकिला नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो भारत की कोकिला नाम से सरोजिनी नायडू जी प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 14, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये क्वेश्चन तो सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसमें 4 ऑप्शंस थे एग्जाम में और ये पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो ऑप्शन करेक्ट था वो था बिना ट्रायल बंदी बनाया जा सकता था किसी को भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है श्रीगुप्त, इसका जो है संस्थापक था।
क्वेश्चन नंबर 17 जो एग्जाम में देखने को मिला था वो है अशोक किस राजवंश से संबंधित हैं। अशोक किस राजवंश से है? तो सभी जानते हैं कि अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 यूपी में कितने जलवायु प्रदेश हैं? तो यूपी में 9 जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर, अगर आपने मैप देख रखा है अच्छे से तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और क्वेश्चन नंबर 20 यूपी में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो यूपी में कहाँ पर लायन सफारी की जा सकती है? तो इसका आंसर है इटावा। और अगर आपके पास टाइगर रिजर्व आ जाए तो उसमें आप पीलीभीत वगैरह आप लगा सकते हैं। लायन सफारी के लिए इटावा। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि करंट का क्वेश्चन भी एक पूछा गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित है? मनीष नरवाल ने पैरालंपिक में भाग लिया था और ये शूटिंग से संबंधित हैं। आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये भी करंट का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है। भिंडवास और सुल्तानपुर वेटलैंड्स कहाँ स्थित हैं? भिंडवास और सुल्तानपुर वेटलैंड्स कहाँ स्थित है? और ये मैं आपको बता दूं कि ये आरओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन था। अभी एआरओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो भिंडवास और सुल्तानपुर वेटलैंड्स कहाँ हैं? तो ये हरियाणा में है। और क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 24 पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 किस राज्य के पास अपना हाई कोर्ट है? इसको थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा कि किस केंद्र शासित राज्य के पास, किस केंद्र शासित राज्य के पास अपना हाई कोर्ट है? तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली। ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 झांसी जीत के नायक ने रानी लक्ष्मीबाई को महान बताया था, वो कौन थे? तो झांसी जीत के नायक कौन थे? यूरोज। क्वेश्चन नंबर 27 नील दर्पण, नील दर्पण किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में थे जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। इसे सभी कर सकते थे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है दोस्तों। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना यूपी है। यूपी का बांदा जिला किस लिए प्रसिद्ध है? यूपी का बांदा जिला किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप अपने आप से एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका मुझे ऑप्शंस में वहां कुछ पता नहीं चला और आप इसे एक बार अपने आप से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा पेशा अपनाते थे? तो इसका आंसर है कि वो वाणिज्य यानी कि वो बिजनेस करते थे। क्वेश्चन नंबर 32 वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऑप्शंस जो था जौ और चावल और मक्का वगैरह था, और भी 2 ऑप्शन थे। तो मुझे इसका आंसर जौ वगैरह लगता है, जौ और चावल। लेकिन आप इसका आंसर अपने आप से एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जैन साहित्य की भाषा, जैन साहित्य की भाषा पूछी गई थी। तो ये आप देख लीजिएगा। उसमें ऑप्शन में प्राकृत थी, अर्धमागधी थी, पाली थी और 2 एक भाषा और थी। ये आप अपने आप से चेक कर लीजिएगा। मुझे जो सही लगा था मैंने वहाँ
अपना लगा दिया था, अर्धमागधी और प्राकृत। तो क्वेश्चन नंबर 34, भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और क्वेश्चन नंबर 35, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो इसका भी आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, नया सवेरा योजना, यानी कि स्कीम्स से भी कुछ क्वेश्चंस को पूछा गया था, जैसे कि नया सवेरा योजना और दूसरा है स्वाधार योजना। इन योजनाओं को भी आप एक बार पढ़ लेंगे और इस समय में जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी यूपी में है और फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। ओजोन परत किस मंडल में है, या ओजोन परत किस मंडल से संबंधित है? तो इसका आंसर है समताप मंडल। एनवायरमेंट से भी क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, एनवायरमेंट भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। ओजोन परत का ह्रास होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसका आंसर था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण CFC। क्वेश्चन नंबर 41, श्वास क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी और मस्तिष्क के डिफरेंट पार्ट्स को आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर मेडुला ऑब्लंगेटा है। मेडुला ऑब्लंगेटा श्वास क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। भूमध्य रेखा पर अधिकांश वर्षा होती है। तो इसके 4 ऑप्शन थे, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और एक ऑप्शन था वसंत कालीन, और ये सब ऑप्शंस थे। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीष्मकाल में अधिकतर वर्षा यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर साल भर तापमान उच्च बना रहता है। दूर स्थित एक लंबी इमारत को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसके लिए हमें उत्तल दर्पण की आवश्यकता होगी। उत्तल दर्पण ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, टेल्क पाउडर या सेलखड़ी सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि टेल्क पाउडर या सेलखड़ी सर्वाधिक किस प्रदेश में पाया जाता है भारत में? तो इसका आंसर आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, किस युग में मानव फूड गैदरर से खाद्य उत्पादक बना? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण युग में मानव खाद्य उत्पादक बना। एक क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी एक्ट से संबंधित था, जिसका आंसर 2002 था और ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन, एक क्वेश्चन इससे संबंधित था। एक क्वेश्चन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक कैटलिस्ट से संबंधित था और एक क्वेश्चन C14 कार्बन डेटिंग से संबंधित एग्जाम में देखने को मिला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किस रंग का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग सबसे कम है? तो वो है रेड कलर की, यानी कि लाल रंग की। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन करता देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चीन। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला है? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो मिला है वो गेहूं की फसल को मिला है। गेहूं का उत्पादन में काफी वृद्धि हरित क्रांति के कारण हुई है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका है सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 54,
मराठा साम्राज्य से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो है शिवाजी की माता का क्या नाम है। शिवाजी की माता का नाम, तो उनका नाम था जीजाबाई। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मराठा साम्राज्य भी पढ़कर आप जा सकते हैं एग्जाम में। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय को कैसे कैलकुलेट करते हैं या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 56, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही जनसंख्या घनत्व होता है। और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट, एंड गेट, इन सबसे 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 58, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, 3 से 4 क्वेश्चन इनसे संबंधित है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 59, मिनमाता डिजीज, ये जापान से संबंधित है और इसके विषय में थोड़ा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, चीड़ के वृक्ष से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 2 क्वेश्चन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चीड़ वृक्ष हो गया है जैसे आपका, और प्रति व्यक्ति आय हो गया है, जनसंख्या घनत्व वाला हो गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में AHC ARO में पूछे गए थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।